नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वितान, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है। आपकी दो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं हिंदी में, आरोह और वितान। तो आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तिका है आपकी आरोह वितान, इस पाठ्य पुस्तिका में आपके 4 चैप्टर हैं। तो जो चारों चैप्टर हमने आपकी यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका में पढ़े, तो इनके जो लेखक हैं उनके परिचय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि चारों चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सभी के लेखक परिचय और सभी पाठ के सारांशों को हम यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे कि किस लेखक ने कौन से पाठ को लिखा है और किस पाठ का सारांश क्या है, यानी कि क्या उस पाठ में हमें बताया गया है। तो चारों चैप्टर आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो भी 4 चैप्टर हैं आपने देखा होगा, जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपके चैप्टर्स के साथ ही साथ लेखक का परिचय दिया है, यानी कि आप पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय आप वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन आपकी जो वितान पाठ्य पुस्तिका है, इसमें जो आपका लास्ट नंबर 5 जो आपका पाठ दिया गया है वो आपका लेखक परिचय के रूप में दिया गया है। तो लेखक का परिचय हम यहाँ पर आप लोग को देंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज्यादा आप इसको नोट डाउन जरूर करेंगे कि कौन से लेखक ने कौन से पाठ को लिखा है और कौन सा पाठ हमें किस तरह की चीजों को बता रहा है, क्या हमें सिखा रहा है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी जी से। तो मनोहर श्याम जोशी जी, आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपकी वितान पाठ्यपुस्तिका का, वितान पाठ्यपुस्तिका भाग 2 का, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मनोहर श्याम जोशी जी का चैप्टर है, पाठ है, वो है आपका सिल्वर वेडिंग। इनका चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। इन्होंने चैप्टर का जो नाम दिया है वो है सिल्वर वेडिंग। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हम लेखक परिचय दे रहे हैं और 4 चैप्टर इस पाठ के हैं, तो इसमें सबसे पहले पुस्तक के बारे में हम कुछ बताएंगे कि जो ये आपकी वितान जो आपकी ये पुस्तक है, ये अपने भीतर पूरे विश्व को, यानी कि एक ऐसा, वितान का अर्थ होता है फैलाव, और एक ऐसा तंबू है जिसके अंदर पूरा विश्व सिमटा हुआ है। किसी प्रकार की सीमा या बंधन इसके आड़े नहीं आती। और खास तौर पर कैसी सीमा या कैसा बंधन की बात हम यहाँ पर करें तो वो भाषा की सीमा, यानी कि भाषा के संबंध में, शिक्षा की अगर बात की जाए तब अनुशासन या विषयगत रहने की सीमा, या जैसे 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि भाषा, देश, विधा और आकार पर जब गहनता से विचार किया गया तो किसी भी प्रकार की सीमा आड़े नहीं आई, यानी कि उन्हें बहुत सारा ज्ञान हमें देना था। तो ऐसी रचनाएं चुनी गई जो कि चुनकर ऐसे विशाल दुनिया के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बच्चों को साक्षात्कार करा सके। यानी कि ये जो आपकी वितान जो पाठ्य पुस्तिका है, इसमें ऐसी रचनाएं आपकी रखी गई हैं, ऐसे लेख इसमें लिखे गए हैं कि जो आपके बच्चों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए सबसे पहले रुचिकर होने के साथ साथ, यानी कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो इंटरेस्टिंग तो होंगी ही, रुचिकर तो होंगी ही, साथ ही वो आपका परिचय कराएंगी अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से। यानी कि तीनों चीजें आप इसमें जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, जितने भी पाठ आप इसमें पढ़ेंगे, ये पाठ
बहुत ही वृहद रूप से, बहुत बड़े रूप में लिखे गए हैं, यानी कि इसमें आपको कहीं भी कोई सीमा नहीं दी गई है, यानी कि तीनों टाइम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस पुस्तक में केवल 4 रचनाएं दी गई हैं, चारों आकार में लंबी हैं, और साथ ही ये उपन्यास अंश और एक लंबी डायरी के कुछ पन्ने भी आपको यहाँ पर दिए गए। जैसे हमने यहाँ पर एनी फ्रैंक की डायरी के पन्ने यहाँ पर पढ़े थे। तो ये रचनाएं वे हैं जो स्वतंत्र रूप में पढ़ने के साथ साथ पूरी रचना को पढ़ने की चाह आपके अंदर पैदा हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है, देखिए एनी फ्रैंक की जो डायरी के पन्ने यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ सकते हैं, केवल क्लास 10th के बच्चे पढ़ सकते हैं। इतनी सारी चीजें उसमें है, इतनी सारी बातें उसमें है कि उसको 11 से लेकर 50-40 इयर्स तक के जो लोग हैं वो सभी लोग पढ़ सकते हैं। और आप जब डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आप पूरी डायरी क्यों ना पढ़ें। तो इस तरह की चीजें आपकी इस पाठ में दी गई हैं। तो जैसे कि हमने कहा, मनोहर श्याम जोशी जी, लेखक परिचय, पहला चैप्टर लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा, सिल्वर वेडिंग। तो अब इनका परिचय पहले यहाँ पर दे देते हैं, फिर इनके पाठ के बारे में जानेंगे। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 उत्तराखंड के कुमाऊं में हुआ था। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 उत्तराखंड के कुमाऊं में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक, ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार थे अपने टाइम में और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 84 यानी कि सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग, जो 1984 में भारतीय दूरदर्शन, इंडियन दूरदर्शन, जो भारत का दूरदर्शन चैनल है, उसमें जो पहला धारावाहिक आया था हम लोग, उसकी पटकथा लेखन इन्होंने ही शुरू किया था और बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप एक कहानी संग्रह, एक दुर्लभ व्यक्तित्व। अगला है कैसे किसगो, आगे है मंदिर घाट की पौड़ियां, अगला है टाटा प्रोफेसर पष्टी बल्लभ पंत, आगे है नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना, ये आपका व्यंग संग्रह है। नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना, ये आपका व्यंग संग्रह है। अगला है बातों बातों में और उससे अगला है 21वीं सदी, ये है इनके साक्षात्कार एवं लेख संग्रह। अगला है लखनऊ मेरा लखनऊ, ये इनके सारी इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। उसके बाद पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नजर, ये इनका संस्मरण संग्रह है। अगला हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये इनके टेलीविजन धारावाहिक हैं। और जो इनका क्याप कहानी संग्रह है, उसके लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में इन्हें सम्मानित किया गया और 2006 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो ये है मनोहर श्याम जोशी जी, जिनका जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हुआ। तो जैसे कि इनकी रचनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने दूरदर्शन का जो धारावाहिक, सबसे पहला धारावाहिक
हम लोग लिखा और काफी कहानी संग्रह भी इनके यहाँ पर बताए गए हैं, व्यंग संग्रह भी इनके हैं और साक्षात्कार और लेख भी इनके द्वारा लिखे गए हैं और संस्मरण भी इनके हैं और टेलीविजन धारावाहिक तो आप देख ही सकते हैं। तो आप सिल्वर वेडिंग की बात करते हैं। सिल्वर वेडिंग जो आपकी यहाँ पर चैप्टर इनका दिया गया है मनोहर श्याम जोशी जी का, ये एक लंबी कहानी है। जो सिल्वर वेडिंग है ये आपकी एक लंबी कहानी है जो मनोहर श्याम जोशी जी की अन्य रचनाओं से थोड़ा सा अलग दिखती है, अलग सी दिखती है पर है नहीं। ये कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। ये जो पूरी कहानी है, जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर को सिल्वर वेडिंग, तो ये कहानी अपने शिल्प में यानी कि अपने तरीके से जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज जो उनका है और साथ ही मुहावरों से युक्त है। और इस पार्ट में हमें क्या दिखाया गया है? इस पार्ट में हमें दिखाया गया है कि आधुनिकता की ओर जो बढ़ता हमारा समाज है, आधुनिकता की ओर बढ़ता जो हमारा समाज है, वो एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर वो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्यों को कहीं घिसते चले गए हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा समाज, आधुनिकता के साथ वो नई नई उपलब्धियों को समेट रहा है, नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है आधुनिकता के नाम पे। लेकिन दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाला, क्योंकि मनुष्य के अंदर इंसानियत नाम की भी कोई चीज है और उसको बनाए रखने के लिए जो मूल्य है वो अब कहीं घिसते जा रहे हैं। जो हुआ होगा ये जो आपने सिल्वर वेडिंग चैप्टर पढ़ा है, इस पार्ट में 2-3 जुमले यहाँ पर बार बार रिपीट किए गए हैं। आपने देखा होगा सिल्वर वेडिंग में जो हुआ होगा और somehow improper, ये 2 जुमले आपके यहाँ पर काफी बार प्रयोग किए गए हैं। तो ये जो 2 जुमले हैं इस कहानी के बीज वाक्य हैं। यानी कि इस कहानी, ये पूरी कहानी को जो इन 2 जुमलों में बसाया हुआ है और जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी कि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना किसी भी चीज को। अगर जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब उनके जो मित्र थे किसनदा, उनकी जब मृत्यु हुई थी, हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो जब उनकी मृत्यु हुई होगी तो लोगों ने नहीं पता लगाने की कोशिश की कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। उनको पूरा सहारा दिया किसनदा को, तो उसमें उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के समय उनकी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया गया, उनकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया केवल ये कहकर कि जो हुआ होगा। कोई भी खोजबीन नहीं की गई, वो अकेले व्यक्ति थे, उन्होंने शादी नहीं की थी और जैसे उनकी मृत्यु हुई तो किसी ने खोजबीन नहीं की, बिल्कुल उसी को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जो हुआ होगा। तो ये आपको यहाँ पर जो सिल्वर वेडिंग जो आपका चैप्टर है, इसमें जो हुआ होगा आपका जो शब्द है, ये आपको यथास्थितिवाद को दर्शाता है। यानी कि जो के त्यों किसी भी चीज को स्वीकार कर लेने का भाव। और दूसरा, यहाँ पर एक और जुमला बार बार प्रयोग किया गया है, somehow improper। तो somehow improper क्या है? ये लेखक ने एक अनिर्णय की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो इस कहानी का मुख्य चरित्र है, यानी कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, तो उनके अंदर काफी द्वंद्व है, काफी चीजें चल रही हैं। यानी कि वो नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उनके बच्चे जो है नई नई चीजें करते रहते हैं। उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो भी आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ तक कि उनका स्टाफ
काफी चीजें चेंज हो गई है। जब बात आती है उनकी सिल्वर वेडिंग के समय की पार्टी देने की बात जब आती है ऑफिस में, तो वो केवल 30 रुपए देकर चले जाते हैं कि आप समोसे और चाय खा लीजिए, समोसे या चाय पी लीजिए। तो एक यहाँ पर उनको लगता है कि ये वेडिंग एनिवर्सरी मनाना या ये सारी चीजें पार्टी देना, ये सेलिब्रेशन, ये समहाउ इम्प्रॉपर उन्हें लगता है। समहाउ इम्प्रॉपर यानी कि अनिर्णय की स्थिति में है, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और उल्टा होता है कि जब वो घर जाते हैं तो पूरी सिचुएशन पूरी अलग होती है। उनकी फैमिली ने एक बहुत बड़ी पार्टी इस चीज के लिए रखी होती है क्योंकि उनका परिवार जो है वो आधुनिकता के साथ, आधुनिक समाज के साथ चल रहा है। तो अब ये दोनों ही स्थितियों में हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर लेकर जाती है। यानी कि ठीक है तो ठीक है, मना रहे हैं तो ठीक है, नहीं मना रहे हैं तो भी ठीक है। तो एक तरह से ये बदलाव को असंभव सा बना देता है। यानी कि इनके लिए बदलाव कभी नहीं हो सकता, ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, यानी कि हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही थे, हमारे परिवार ने ऐसे ही देखा और हम आगे भी अपना जीवन ऐसे ही काट लेंगे। तो ये सारी चीजें समहाउ इम्प्रॉपर जो वर्ड है उसको क्लियर करती है। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये है इस पाठ में कि जो यशोधर बाबू है, इन परिस्थितियों का जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि इस कारण ये सारी चीजें हुई है, तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हुई है। वो अभी अनिर्णय की स्थिति में है, यानी कि उनको जब उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या उनके ऑफिस वाले उनसे पार्टी मांग रहे हैं, तो उनको स्थिति कंफर्म नहीं है, अनिर्णय की स्थिति में है। क्या करें और क्या चल दें समय के साथ, क्या सब कुछ छोड़कर, अपने संस्कारों को छोड़कर, जो उन्होंने जैसे वो बताते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की है, किस तरह की परिस्थिति में उनकी नौकरी लगी है, किस तरह की परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन को जिया है, तो क्या उस सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, आधुनिकता की ओर चले जाएं, या फिर अपने आप को पीछे से जोड़े रखें, अपने संस्कारों को जोड़ के रखे, अपने जो भी संस्कृति सभ्यता है उसको जोड़े रखे। तो अभी उनके अंदर ये अनिर्णय की स्थिति एक बनी हुई है। और यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, देखिए ये जब उनके बेटे की नौकरी लग जाती है 1500 रुपए महीना, ये बहुत बड़ी बात है कि 85 यहाँ पर बताया गया है उस समय को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय पर 1500 रुपए की नौकरी अगर मिल जाती है तो एक तरफ वो खुश है कि उनके सारे बच्चे पढ़ लिख कर, जैसे उनके बड़े बेटे ने भी अच्छी पढ़ाई कर ली है, छोटे बेटे ने भी अच्छी पढ़ाई कर ली है, और जो उनकी बेटी है वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर देश जाना चाहती है, विदेश जाना चाहती है। तो एक तरह से मन ही मन वो खुश है कि उनके बच्चे आज पढ़ लिख गए हैं, उनके बच्चे काफी आगे बढ़ रहे हैं, काफी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ही जब उनको पता चलता है कि उनके बेटे की 1500 रुपए महीने तनख्वाह हो गई है, तो एक तरह से उनके मन में शक आ जाता है कि ये ऐसा कौन सा काम अपने ऑफिस में करता है कि इसको 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। और क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हम नौकरी कर रहे हैं और हमको अब जाके 1500 रुपए महीना मिल रहा है, तो इसने शुरुआत ही 1500 महीने से कर ली, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो एक तरफ वो दूसरी अपने बच्चों की तरक्की से खुश है और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर फील करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर अनुभव करते हैं। यानी कि अनिर्णय की स्थिति में वो हमेशा बने हुए हैं कि वो यह कि खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। तो उनके मन में एक अनिर्णय की स्थिति है, वो है कि ये खुशहाली भी कैसी, ये रुपया पैसा भी कैसा, ये धन दौलत भी कैसी जो अपनों में परायापन लेकर आए। जैसे कि
अब उनकी बेटी कहती है जिसकी शादी की उम्र हो रही है, शादी करने के बजाय, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बजाय, एक सही उम्र में अपने जीवन को एक जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के बजाय वो कहती है कि उसे विदेश पढ़ने जाना है। और बेटा नए नए मेहमान घर में लेकर आ रहा है, बहुत अलग अलग तरह के उसके गेस्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गेस्ट उसके आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये खुशहाली कैसी, जहां अपनों में परायापन पैदा हो रहा है जिससे। और इसी द्वंद के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक, देखिए बहाना यशोधर बाबू का है और चैप्टर है आप सभी को पढ़ाना। ठीक है, पाठ का अर्थ है आप सभी को कुछ ज्ञान देना, आप सभी को कुछ शिक्षा देना, और इसका माध्यम है यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक ये समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। यानी कि आप चैप्टर को पढ़कर क्या समझे हैं? केवल एंजॉय किया है? जैसे कि हमने कहा कि ये जो पाठ है यहाँ पर दिए गए, ये आपको इंटरेस्टिंग तो लगेंगे, लेकिन आपने कितना समझा है ये आप पढ़कर ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर कहा है कि किसी भी देश के प्रॉपर विकास के लिए, समाज के प्रॉपर विकास के लिए, समाज में जुड़े छुपे हुए कुछ समहाउ इम्प्रॉपर जो चीजें हैं, तत्व हैं, उनकी तलाश करनी जरूरी है। यानी कि आप चलिए, आधुनिकता के साथ चलिए, आप देश को विकसित कीजिए, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने खोजनी है इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो इस तरह से श्याम मनोहर जोशी जी द्वारा लिखा गया हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इस पाठ को हमने क्लियर कर लिया है। अगला हमारा जो लेखक परिचय यहाँ पर दिया गया है वो है आनंद यादव जी। आनंद यादव जी के का यहाँ पर हमें लेखक परिचय दिया गया है। तो आनंद यादव जी द्वारा लिखा गया जो ये पाठ है वो है जूझ। तो हमारा ये जो चैप्टर है जूझ, ये लिखा गया है आनंद यादव जी ने। तो आनंद यादव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर पाठ को डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, आनंद यादव जी का जन्म 1935, सेम सन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने जो श्याम मनोहर जोशी जी का जन्म पढ़ा था ये भी 1935 का ही था, और यहाँ पर आनंद यादव जी का जन्म जो है वो भी 1935 में कागल, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। और पूरा नाम है इनका आनंद रतन यादव। नाम पूरा याद रखिएगा, आनंद रतन यादव। और पाठकों के बीच ये आनंद यादव के नाम से परिचित है। ठीक है, आगे नाम से परिचित है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध तथा पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच चर्चित पुस्तक है। और यहाँ पर जो प्रस्तुत अंश है जूझ, पाठ है जूझ, और ये एक उपन्यास का अंश है, उपन्यास से लिया गया है, जो कि 1990 में साहित्य अकादमी से सम्मानित है। यानी कि ये पुरस्कार जिसको जो ये उपन्यास जिसको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ओम थानवी जी के जीवन परिचय को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अब हम इनके पाठ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इनका पाठ। तो इनका पाठ है जूझ,
ओम थानवी जी का जो हमारा चैप्टर है वितान पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जूझ। पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हम जान चुके हैं कि क्या इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए ये जो पाठ है जूझ, ये मराठी प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं सुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। यानी कि ये इन्होंने अपनी आत्मकथा यहाँ पर लिखी है, आत्मकथात्मक उपन्यास है और जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो इसका एक अंश, केवल ये पूरा चैप्टर यहाँ पर नहीं है, पूरा उपन्यास आपको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, केवल अंश, एक भाग इस उपन्यास का आपको यहाँ पर दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। जो ये जूझ आपको यहाँ पर उपन्यास का अंश दिया गया है, यहाँ पर एक किशोर बालक जिसकी उम्र 12 से लेकर 15 वर्ष की है, वो ऐसा किशोर बालक जो भोगे हुए, यानी कि जिसने भोगे हुए गंवई जीवन, गांव के जीवन को भोगा हुआ है, गांव के जीवन को अनुभव किया हुआ है, फील किया हुआ है और उसके जीवन के कुछ खुरदुरे, यानी कि कुछ ऐसे जो चुभने वाले हों, कष्ट देने वाले हों और खुरदुरे यथार्थ तथा उसके रंगारंग परिवेश, यानी कि उस जो गांव का जो परिवेश था उसकी अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। यानी कि बहुत ही सजीव गाथा हमें ये लगती है, जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे आसपास ही ये चीजें हो रही हैं। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा है जूझ, तो आपने देखा कि कई चीजें आपको यहाँ पर आपके अंदर तक फील देती हैं, आपको टच करती हैं, आपके हृदय को टच कर जाती हैं, मर्म स्पर्शी कई चीजें ऐसी हैं इस पाठ में। और साथ ही अस्त व्यस्त, अमल मस्त, निम्न वर्गीय समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की एक अनूठी झांकी है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जब हमने पढ़ा था बहुत ही ज्यादा आनंद आया, बहुत ही ज्यादा चीजें इस पाठ से हमें सीखने को मिली, क्योंकि एक किशोर बच्चे की कथा है। और देखिए जब हम 9th 8th 9th 10th 11th 12th में होते हैं, हम भी किशोरावस्था में ही होते हैं, तो हमें इस पाठ को पढ़ने में ऐसा फील हुआ, ऐसा अनुभव हुआ जैसे ये सारी घटनाएं हमारे आसपास ही हो रही हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त, अलमस्त, यानी कि बहुत रफ टफ जो जीवन शैली होती है गांव की, और निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज, एक निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज जिसमें दिखाया गया है जिस तरह से वो भैंस का गोबर निकालता है, खेतों में पानी लगाता है और उसके बाद खाने के लिए अपने पिताजी को बुलाता है, किस तरह से उनके परिवार का माहौल है। तो वो सारी चीजें इसमें एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण देती हैं। और साथ ही लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष को भी ये पाठ हमें दिखा रहा है। और यहाँ लिया गया जो ये अंश है, इस स्थिति में पढ़ने के लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और विषयों की ओर बढ़ते किशोरों के कदमों की आकुल आहट हमें सुनाई देती है। यानी कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों के अंदर भी धीरे धीरे इंटरेस्ट जग रहा है, बच्चों के अंदर भी धीरे धीरे साहित्य के प्रति और संगीत के प्रति और अन्य विषयों के लिए इंटरेस्ट जग रहा है। और जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। यानी कि क्या होता है कि बच्चे जब इस टाइम पे अपनी जो सारी बातें होती हैं, मन की जो सारी बातें होती हैं, स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं, किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, तो एक कला, साहित्य, एक कविता लेखन, एक कहानी लेखन या संगीत का कुछ जोड़, यही बच्चों के मन की बात को बाकी लोगों के सामने रखने का काम करता है।
तो बच्चों, आपने देखा कि आज हमने यहाँ पर अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका से जो जुड़े हुए जो हमारे शुरुआत के 2 चैप्टर हैं, उन पाठों को हमने यहाँ पर, उन पाठों के लेखक जो हैं उनका जीवन परिचय हमने यहाँ पर जाना, और साथ ही एक पाठ का जो निचोड़ होता है, यानी कि लेखक के द्वारा पाठ में क्या कहा गया है, क्या बताने की कोशिश की गई है, वो हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अपने अगले पाठों को डिस्कस करेंगे, अगले पाठों को समझेंगे, उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।